Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our very important process questions of 2022 education subject. So today I'm going to start part 9. So in the previous sessions we have completed many questions. So we have completed part 8. So today हम start in the context of path. So ये question जो है आपका educational studies है, that means unit 1. In the context of a path, मार्ग to reach a state free from misery as recommended by बुद्धा. बुद्धा ने जो रिकमेंड किए थे 8 fold पाथ बुद्धा ने दिए थे कि आदमी हर चीज से उसकी सब ख्वाहिशें सब चीजें खत्म हो जाएं, वो बिल्कुल फ्री हो जाए। वो इसमें से कौन सा नहीं है 8 स्टेप्स में से, जिसको हम जो इनके 8 फोल्ड पाथ है जिसको अष्टांग मार्ग बोला जाता है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा नहीं है जो 8 फोल्ड पाथ्स में से नहीं है। राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट नॉलेज या राइट स्पीच। देखिए जो राइट नॉलेज था ना, ये जैनिज्म का था। जैनिज्म ने 3 रूल्स दिए थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये थे हमारे जैनिज्म के। इसको हम केएफसी के नाम से भी याद रखते थे, तो याद रखना आसान हो जाता है। सो राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, इस तरह से ये 8 थे पूरे। राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट समाधि, राइट व्यू, ये सब 8 फोल्ड पाथ थे बुद्धा के। और जैनिज्म के थे राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। पढ़ा हुआ हो तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, टाइम बच जाता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अगेन आपका फिलोसफी से आया है। अच्छा, इसमें क्या पूछे, वैलिड सोर्सेज पूछा नॉलेज के। जैन, चरवाका, न्याय, प्रभाकारा। देखिए इसमें सबसे आसान क्या चीज है, जो चरवाका है ना आपका, इसको हम चरवाका बोलते हैं। चरवाका फिलोसफी का सिर्फ एक वैलिड सोर्स है नॉलेज का, वो है आपका परसेप्शन। परसेप्शन कि आप कैसे चीजों को, कैसे नॉलेज को आप रिसीव कर रहे हैं, क्या परसीव कर पा रहे हैं आप। सो चरवाका फिलॉसफी का तो इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ परसेप्शन दिया होगा तो वो आपका वैलिड सोर्स होगा नॉलेज का। सी का 1, सॉरी बी का 1। बी का 1 यहाँ एक ही जगह दिया है, तो इस तरह से ना बहुत आसानी से आंसर निकल जाता है। जैन फिलोसफी ने दिए थे 3, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमोनी। शब्द परसेप्शन के आप कैसे रिसीव करते हो, इन्फरेंस आप कैसे इन्फर कर रहे हो चीजों को। तो ये होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जैन फिलोसफी की। फिर बात आती है आपकी न्याया की। न्याया में आते हैं आपके 4, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, चीजों को कंपेयर करके सीखना। शब्द, टेस्टिमोनी आर वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। फिर लास्ट आपका बचता है, इसके अपने 5 हैं प्रभाकारा के। परसेप्ट, अगर आपको प्रभाकार अभी समझ में नहीं आ रहा तो अगर आपको 3 आता है ना, तो चौथा आपका अपने आप आ जाएगा आंसर। परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी एंड पोस्टुलेशन आर वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। कई बार होता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती एग्जाम में, बट अगर आपको जो चीज आती है आप उसको अच्छे से लगा लेते हो। कई बार जैसा अब इसमें खाली बी का 1 दिया हुआ है, तो बी के 1 से आपका आंसर निकल के आ जाएगा और टाइम भी बचता है। दूसरे क्वेश्चन में टाइम ले सकते हैं फिर आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन किससे है, प्लानिंग से। प्लानिंग एज द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो हमारी प्लानिंग होती है, किसी भी चीज को जब आप कोई भी करिकुलम आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी पॉलिसी आप बना रहे हो, या कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आपको उन्हें सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो स्टेप्स आपको दिए उनको आपको लगाना है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को प्लान करते हो तो पहले आप देखते हो ना आपका गोल क्या है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, आप चाह रहे हो कि उसका कोई एक मतलब उसका जो आउटकम निकल का है वो बहुत अच्छा है। कुछ भी इस तरह की चीजें हैं जो आप प्लान करते हो, मैंने मैनेज करने के लिए, अपने एजुकेशन मैनेजमेंट को, परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए जो चीजें आप प्लान करते हो, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, आप गोल्स को स्टैब्लिश करते हो। जब आप गोल्स को एस्टैब्लिश कर लेते हो उसके बाद आप देखते हो कि आपको प्लानिंग अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करनी है। पहले आप गोल बनाओगे ना अपना कि आपको कौन सा टास्क अचीव करना है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्लान करोगे, डेवलप करोगे अपने प्लान को। जब आपने अपने प्लान को डेवलप कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप चार्ट बनाएंगे जो जो चीज़ें आपको चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती टाइम पे तो आपको पास उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें। फिर डिटरमाइन करना, एलोकेट करना उस गोल को पूरा करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है, उसको आप डिटरमाइन करोगे। और जब आपकी ये चारों चीज़ें हो जाएंगी तो आप इंश्योर करोगे, कम्युनिकेट करोगे जो भी कंसर्न्स होंगे, ताकि आपकी जो प्लानिंग हो वो सक्सेसफुल हो। तो इस तरह से ये हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेप्स हैं प्लानिंग के, जो कि बेसिक फंक्शन होता है किसी भी एजुकेशनल मैनेजमेंट का। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
Zero rejection, professional collaboration, segregated education, appreciation of student diversity. Inclusive education का मतलब क्या है? Inclusion. इंक्लूजन, जहां पर आपको बच्चों को पढ़ाना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अगर कोई बच्चा डिसेबल है, कोई बच्चा नॉर्मल है, उन बच्चों को साथ पढ़ाना, ताकि उन बच्चों के अंदर एक दूसरे को लेके ना किसी भी तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो एक दूसरे के साथ पढ़ें, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप हो, उन लोगों का इंट्रैक्शन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो जीरो रिजेक्शन वाली बात बिल्कुल ठीक है जो हम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। हमें रिजेक्ट नहीं करना किसी भी बच्चे को, सब बच्चे के अंदर अपनी अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन की बात अगर हम करते हैं तो दैट मीन्स उन बच्चों को सब तरह की एजुकेशन दी जाए, ताकि वो प्रोफेशनली डेवलप हों और एक अच्छी सिविलाइज जिंदगी गुजार सकें। एप्रिसिएशन होना, स्टूडेंट डाइवर्सिटी, आपकी क्लास में डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, उसको आपको अप्रिशिएट करना है। एज अ टीचर आपको उसको एक रिसोर्स की तरीके से लेना है। सेग्रीगेटेड एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन सेग्रीगेट कर दी, दैट मीन्स आपने डिसेबल बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को अलग कर दिया, तो ये तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट आता ही नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा है, तो सेग्रीगेटेड एजुकेशन इज अ करेक्ट आंसर, तो विच इज फर्स्ट ऑप्शन। बी, सी एंड डी इज करेक्ट आंसर्स, इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी। बट क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एनी नेशन शुड बी बेस्ड ऑन। जो स्ट्रेटेजी होती है आपके एजुकेशन को, ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की आपके नेशन में, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? द कैरेक्टर एंड ट्रेडिशन ऑफ इट्स पीपल, द स्टेज ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, देखो लोगों का ट्रेडिशन है, उनका जो भी सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं उसको हम समझते हैं। स्टेज आपकी कंट्री के डेवलपमेंट की, वेल्थ होना स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं होता, बात हम एजुकेशन की कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज की कर रहे हैं। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इट्स डेवलपमेंट, आपका जो सी ऑप्शन है वही आपका गलत आ जाता है। ए, बी एंड डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो सेकंड ऑप्शन है विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको गिवन है यहाँ पे। ऑल एजुकेटर्स आर पोटेंशियली लीडर्स, जो टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। इन दैट ऑल में क्रिएट फॉलोवर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग दोज अराउंड देम, whether as heads of departments, teacher leaders, principals or vice chancellor. सो उनमें क्या होता है, उनके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस होकर उनके साथ चलते हैं। अब वो चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे टीचर्स लीडर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स होता है, वाइस चांसलर्स होते हैं। हर एजुकेटर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडर्स जो होते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कंसर्न्ड होते हैं, और उन्हें पता होता है कि उनके लर्नर्स में कितनी डाइवर्सिटी है। बिल्कुल ठीक बात है, एज अ टीचर जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि आपके क्लास में सब एक जैसे स्टूडेंट नहीं होंगे, डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंस होगा सब लर्नर्स के बीच में। तो इस चीज को समझते हैं एज अ लीडर। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपका लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसको LOCF इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप लर्निंग का मतलब दैट मीन्स आप बच्चे का रिजल्ट देख रहे हो, आउटकम देख रहे हो, कि जो भी आपने अच्छा करिकुलम बनाया था उसमें लर्निंग आउटकम क्या निकल के आ रहा है, वो कैसा आया निकल के, जब आपने उस चीजों को अप्लाई किया। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उनको प्रोवाइड किया, हॉलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस दिया स्टूडेंट्स को, बिल्कुल ठीक बात है। डिजाइन किए एक नेशनल कॉमन सिलेबस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अगर आपने कॉमन सिलेबस कर दिया जिसके अंदर आपने कोई कॉम्पिटेटिव चीज नहीं रखी, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो लर्निंग आउटकम देखना है बच्चे का। चेंज कर दी बुक्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये भी कोई इसमें आपने कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। तो जो ए और बी ऑप्शन है आपके, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है कि आपने नॉलेज को अप्लाई करके देखा, आपने कुछ डिफरेंट चीजें लगाई, आपने कुछ एक्टिविटी के थ्रू कराया, कुछ फील्ड एक्सपीरियंस दिए, कुछ रियल लाइफ नॉलेज दी। ठीक है, हॉलिस्टिक मतलब जहां आपने सारे पर्सपेक्टिव देखे, तो इसमें दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। दैट मीन्स ए एंड बी आपके करेक्ट आंसर्स हैं सी और डी के कंपैरिजन में। सिर्फ कॉमन सिलेबस लेने से, बुक्स चेंज करने से कोई लर्निंग आउटकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट टू में, लिस्ट 1 में आपको लर्निंग दी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, एंड लिस्ट 2 में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो आपको मैच करके बताना है कौन सा आपका परफेक्ट है। तो इसमें सबसे आसान है विकीपीडिया जिसे हम कहते हैं। सो इट इज अ वेबसाइट फॉर द रेफरेंस, जाहिर सी बात है, आप वेबसाइट होती है जिसे आप रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। ऑफलाइन लर्निंग जो आपके क्लास के अंदर होती है, फेस टू फेस इन अ क्लासरूम सिचुएशन, सी का फोर्थ सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, एंड डी का थर्ड। यस, सो आपका आंसर बहुत इजीली निकल के आ गया। सो ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे आप दो लर्निंग को, दैट मीन्स आपकी ट्रेडिशनल प्लस ई लर्निंग,
ठीक है, तो हम देख सकते हैं लर्नर लर्न्स इन अ क्लासरूम एज वेल एज इट डिस्टेंस थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। तो ये आपका क्या होगा, ब्लेंडेड लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ऑनलाइन लर्निंग, अ लर्नर लर्न्स वेयर कंप्यूटर स्मार्टफोन्स इंटरनेट के थ्रू बच्चा अवेलेबल है, दिस इज ऑनलाइन लर्निंग। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। So this question is from psychology. So who rejected the ideas? किसने रिजेक्ट किया था माइंड एंड कॉन्शियसनेस को एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी? माइंड और कॉन्शियसनेस के आइडियाज को किसने रिजेक्ट किया था? वो किया था हमारे वॉटसन ने साइकोलॉजी में। क्योंकि जो रेमन कैटल वगैरह थे, इन लोगों ने कॉन्शियसनेस की बात की थी, माइंड की बात की थी, लेकिन जो वॉटसन थे उन्होंने इसकी बात नहीं की थी, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका साइकोलॉजी से है, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से बिलोंग करता है। अब जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट क्या दिया आपको, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशनल गाइडेंस कौन सी गाइडेंस होती है, जो बच्चे को आप एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। दैट मीन्स बच्चे को कोई स्कूल में आप देखा जाए करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसको समझा रहे हो, बता रहे हो कि तुम्हारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तुम यहाँ से स्कॉलरशिप्स ले सकते हो, तुम इस चीज़ में अच्छे से प्रोग्रेस करोगे तो तुम्हें यहाँ ये फायदा होगा। तो ये आपकी एक एजुकेशनल गाइडेंस हो गई जो आप बच्चे को दे रहे हो। वोकेशनल गाइडेंस दैट मीन्स कि आप उसे प्रोफेशनली किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो, उसको किसी करियर काउंसलिंग आप कर रहे हो। सो दिस इज अ वोकेशनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस, जब बच्चे के साथ कोई मोरल इश्यूज हैं, कोई हेल्थ इश्यूज है, उसको कम्युनिकेट करके आप चीजें समझा रहे होते हो, दिस इज अ पर्सनल गाइडेंस। काउंसलिंग, जब आप बिल्कुल एक फेस टू फेस रिलेशनशिप बना के बच्चे के साथ बात कर रहे हो, काउंसली बन के बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, सो दिस इज अ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपका आता है निकल के, इट इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द काउंसली, दैट मीन्स क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इट असिस्ट द स्टूडेंट्स इन सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, मोरल आइडियाज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो दिस इज योर पर्सनल गाइडेंस। इट असिस्ट इन डेवलपिंग स्टडी हैबिट्स फॉर सिलेक्टिंग करिकुलर co-curricular activities and also helps in knowing about the availability of scholarships। ये आपका होता है educational guidance। It assists students to make a detailed study of careers they intend to pursue and also acquainting them regarding different avenues of work। आप बच्चे को एक different approach समझा रहे हो उसके professional career को लेके, तो this is a vocational guidance। So इसके according आपका जो option second है, which is your correct answer। Okay friends, ये था हमारा आज का lesson and thank you for your attention। Stay blessed, enjoy learning and please जब आप वीडियो देखें तो उसको like जरूर करिएगा। Like, share and subscribe is very important। So मिलते हैं फिर अपनी next क्लास में। So stay blessed, enjoy learning।